A very good morning to all the participants of the joint course for ITO preparatory exam being conducted by DTRTI Delhi and Lucknow. Today we are beginning with Rule 3A of the IT rules. And Rule 3A begins with, or rather it deals with exemption of medical benefits from the perquisite value. In respect of the medical treatment of prescribed diseases or ailments in hospitals approved by the Chief Commissioner. ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, वहां पर जब भी किसी प्रेस्क्राइब डिजीज या प्रेस्क्राइब बीमारी का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो उस संबंध में जो पेमेंट होता है, जो खर्चा होता है, उसकी जो भी परक्विजिट वैल्यू है, उसमें से उसकी जो भी वैल्यू है उसको परक्विजिट्स में से हटा दिया जाता है, क्योंकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए करवाया जा रहा है। नॉर्मली मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए जो भी पैसा एम्प्लॉयर खर्च करते हैं, उसको टू द एक्सटेंट पॉसिबल या अंडर सर्टेन कंडीशंस परक्विजिट से हटाया जाता है, उसको परक्विजिट में शामिल नहीं किया जाता। तो रूल 3A इस विषय में क्या कहता है? रूल 3A ये कहता है सब रूल 1 में कि अप्रूवल देने में, इन ग्रांटिंग द अप्रूवल टू एनी हॉस्पिटल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो कि भारतीय पद्धति जो मेडिसिन और भारतीय पद्धति जो है मेडिसिन की, और उसके अलावा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स को छोड़कर दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अप्रूवल देते वक्त किन बात का ध्यान रखना चाहिए चीफ कमिश्नर को, उस विषय में ये बात कही जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 of the proviso to subclause 6 of clause 2 of section 13, मतलब 17 to 6 का जो प्रोवाइजो है उसका B2, जहां पर ये बात कही गई थी कि चीफ कमिश्नर अप्रूवल दे सकते हैं अस्पतालों के लिए, तो चीफ कमिश्नर को अपने आप को संतुष्ट करना होगा कि जो हॉस्पिटल जो था वो रजिस्टर्ड था लोकल अथॉरिटी के साथ, यानी कोई अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। ये सबसे मूलभूत बात है। और उसके अलावा उस हॉस्पिटल को फुलफिल करना चाहिए निम्नलिखित जरूरतों को भी, और उन जरूरतों में जो मुख्य जरूरतें शामिल हैं वो हैं, नंबर 1, द बिल्डिंग यूज फॉर द हॉस्पिटल कंप्लाइज विद द म्युनिसिपल बायलॉज इन फोर्स। जो म्युनिसिपैलिटी की बायलॉज हैं, जो भी नियम या कानून है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा लगाए गए बिल्डिंगों के बारे में, जो कि हॉस्पिटल की बिल्डिंगें होती हैं, इस तरह के जो भी कानून फोर्स में हैं उससे वो बिल्डिंग कंप्लाई करती होनी चाहिए। जैसे फायर के भी कानून हो सकते हैं, फायर प्रोटेक्शन के, बिल्डिंग के साइज से संबंधित कानून हो सकते हैं, या हॉस्पिटल को किन किन चीज़ों को रखना जरूरी है उसके भी रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। तो म्यूनिसिपल बायलॉज काफ़ी सारी हो सकती हैं जो हॉस्पिटल से संबंधित हैं। तो हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी है कि वो
म्यूनिसिपल बायलॉज से कंप्लाई करे। उसके बाद द रूम्स आर वेल वेंटिलेटेड, रूम्स अच्छे तरह से वेंटिलेटेड होने चाहिए, लाइटेड होने चाहिए, एंड आर केप्ट इन क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन, साफ सुथरे कंडीशन में होने चाहिए, स्वस्थ कंडीशन में होने चाहिए। और आजकल के संदर्भ में लाइटेड का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर संदर्भित तरीके से देखा जाए तो जो एलईडी लाइट्स हैं, आई थिंक दैट शुड बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट नाउअडेज। नाउ एटलीस्ट 10 आयरन स्प्रिंग बेड्स आर प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट्स। 10 लोहे के स्प्रिंग बेड, जो कि स्प्रिंग बेड ऐसा बेड होता है जो कि उठाया जा सकता है, जैसे पेशेंट को उठा के बैठाना है तो उसके काम आता है। तो कम से कम ऐसे 10 बेड पेशेंट्स के लिए मुहैया होने चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट वन प्रॉपरली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, एक ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए जो प्रॉपरली इक्विप्ड हो, यानी इसमें इक्विपमेंट प्रॉपर हो, ऑपरेशन करने से संबंधित इक्विपमेंट जो होता है वो प्रॉपर इक्विपमेंट उसमें हो, विद ए सेपरेट विद ए मिनिमम फ्लोर स्पेस ऑफ 180 स्क्वायर फीट। और वो जो ऑपरेशन थिएटर है उसकी जो कम से कम न्यूनतम फ्लोर स्पेस है वो 180 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। और एक सेपरेट एक स्टरलाइजेशन रूम भी वहाँ होना चाहिए, जहाँ पे एक ऐसा रूम जहाँ पे आप अपने पुराने कपड़े चेंज कर सकते हैं और स्टरलाइज कपड़े पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, या किसी तरह वहाँ पर एक वॉशरूम भी होगा, मतलब अपने आप को स्टरलाइज कर सकते हैं बिफोर द ऑपरेशन। स्टरलाइज करना मतलब अपने आप को कीटाणु रहित कर देना, मतलब जो दुष्कीटाणु होते हैं उनसे रहित कर देना, एक तरह से जो आपको दुष्प्रभाव डालते हैं। रहित क्या कर देना, टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो भी हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह से तो कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट वन लेबर रूम इज प्रोवाइडेड, कम से कम एक ऐसा रूम हो जो लेबर रूम के रूप में काम करता है, जो कि जो डिलीवरी होती है बच्चों की उनके लिए यूज होता है, विथ मिनिमम फ्लोर स्पेस ऑफ 180 स्क्वायर फीट। उसकी भी मिनिमम फ्लोर स्पेस 180 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। इन केस द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स मेडिकल सर्विस फॉर मैटरनिटी केसेस, अगर अगर वो हॉस्पिटल जो है मैटरनिटी वाले केस के लिए, मैटरनिटी केसेस के लिए, मतलब जहाँ पे जो चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी बॉर्न देयर, तो उनके लिए अगर हॉस्पिटल मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फिर ये लेबर रूम भी वहाँ पर होना ज़रूरी है। एक सेपरेट लेबर रूम होना चाहिए ओटी के अलावा। नाउ एसेप्टिक कंडीशंस आर मेंटेन्ड इन द ऑपरेशन थिएटर एंड लेबर रूम। दोनों ही जगह ऑपरेशन थिएटर में और लेबर रूम में एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए। सेप्सिस होता है जो कि जैसे मवाद पैदा हो जाता है, या फिर जो कोई अगर घाव खराब हो रहा है उसको कहते हैं सेप्सिस हो जाना, सेप्टिक हो जाना। एसेप्टिक कंडीशन यानी वही बात हो गई, एक तरह से स्टरलाइज कंडीशंस भी कह सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में इस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए। उसके बाद एक ड्यूटी रूम होना चाहिए। अ ड्यूटी रूम इज प्रोवाइडेड फॉर द नर्सिंग स्टाफ ऑन ड्यूटी। नर्सिंग स्टाफ के लिए एक ड्यूटी रूम प्रोवाइड होना चाहिए। एडिक्वेट स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, फूड आर्टिकल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। मेडिसिन और खाने के आर्टिकल्स और इक्विपमेंट जो होते हैं उसको स्टोर करने के लिए पर्याप्त स्पेस होनी चाहिए। द वाटर यूज इन द हॉस्पिटल और नर्सिंग होम इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी अस्पताल में यूज किया जा रहा है या नर्सिंग होम में जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट है, इस बात को भी इंश्योर करना है। एडिक्वेट अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर आइसोलेटिंग सेप्टिक एंड इन्फेक्शियस पेशेंट्स। जो सेप्टिक और इन्फेक्शियस पेशेंट्स है जो संक्रमण पैदा कर सकते हैं या जिनका बीमारी बढ़ रही, घाव बढ़ रहा है, उनको आइसोलेट करना मतलब अलग कर देना। तो क्वारंटीन वर्ड आजकल बहुत यूज किया जाता है। तो आइसोलेट करना मतलब अलग कर देना दूसरे पेशेंट से, उसके भी पर्याप्त अरेंजमेंट होने चाहिए।
द हॉस्पिटल इज प्रोवाइडेड विद एंड मेंटेन्स हाई प्रेशर स्टेरलाइजर। जो हॉस्पिटल है वो हाई प्रेशर वाला स्टेरलाइजर मेंटेन कर रहा है और इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइजर भी मेंटेन कर रहा है। स्टेरलाइजर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेरलाइज कर देता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को या इंस्ट्रूमेंट्स को। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स होने चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो भी अटैचमेंट्स होते हैं, जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं ऑक्सीजन देने के लिए, वो भी होने चाहिए। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जरी करने के लिए जो भी सामान लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी उसमें उपकरण लगते हैं और जो भी उसका संगठित ढांचा है एपरेटस, इंक्लूडिंग द इंट्रावीनस एपरेटस। और उसमें ऐसा जो सामान है, ढांचा, जो कि वेन्स में, जैसे इंट्रावीनस यानी वेन्स जो हमारी होती हैं, नाड़ियाँ, नलियाँ, उसमें जैसे कोई इंजेक्शन लगा के वहाँ से कुछ लिक्विड निकालते हैं या उसमें कुछ इंजेक्शन देते हैं, तो इंट्रावीनस एपरेटस भी होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन देने के लिए हॉस्पिटल्स में जिसकी ज़रूरत होती है या ब्लड निकालने के लिए ज़रूरत होती है। उसके बाद पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए, पैथो का मतलब होता है डिजीज को पता लगाने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल वाइटामिन टेस्ट और ये सब भी है, वो भी हैं। जितने भी टेस्ट किए जाते हैं पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में, तो पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री होनी चाहिए जिसमें कि ब्लड, यूरिन और स्टूल, इन तीनों चीज़ों की टेस्टिंग की जा सके। और उसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ईसीजी जिसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये भी वहाँ पे होना चाहिए। और इसके अलावा एक स्टैंड बाय जनरेटर होना चाहिए जो कि पावर फेलियर में यूज़ किया जाएगा। एक स्टैंड बाय जनरेटर जो कि एक स्टैंड बाय पे रखा हुआ है जैसे जनरेटर, और इसका इस्तेमाल समय समय पे किया जाएगा जब भी बिजली फेल होगी। उसके बाद देयर इज एटलीस्ट वन क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल ऑन ड्यूटी। कम से कम एक ऐसा क्वालिफाइड डॉक्टर है जो कि ड्यूटी पर अवेलेबल हो राउंड द क्लॉक फॉर एवरी 20 बेड्स और फ्रैक्शन देयर ऑफ। हर 20 बेड्स के लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर राउंड द क्लॉक, यानी रात भर और दिन भर 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए हर 20 बेड के लिए। या 20 बेड से अगर कम है, जैसे मान लीजिए कि टोटल 83 बेड हैं, तो उसमें 5 डॉक्टर होने चाहिए, क्योंकि 80 बेड के लिए तो 4 डॉक्टर हो गए और 3 बेड के लिए और, यानी फ्रैक्शन देयर ऑफ का मतलब है कि अगर फ्रैक्शन भी है उसका तो उसके लिए भी एक डॉक्टर अलग से उपलब्ध होना चाहिए। इन हॉस्पिटल्स प्रोवाइडिंग इंटेंसिव केयर यूनिट फैसिलिटीज, ऐसे अस्पताल जो कि आईसीयू वाली फैसिलिटीज, जो इंटेंसिव केयर यूनिट फैसिलिटीज कहते हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर एटलीस्ट 2 क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल ऑन ड्यूटी राउंड द क्लॉक। और ऐसे केस में जहाँ आईसीयू फैसिलिटीज हैं, कम से कम 2 क्वालिफाइड डॉक्टर्स उपलब्ध होने चाहिए ड्यूटी पे राउंड द क्लॉक, यानी 24 घंटे, एक्सक्लूसिवली फॉर सच इंटेंसिव केयर यूनिट। केवल मात्र इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए ही, यानी अपार्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में तो अलग होने ही चाहिए 20 बेड पे एक डॉक्टर या उसके पार्ट पे एक डॉक्टर। उसके अलावा आईसीयू के लिए 2 क्वालिफाइड डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होने चाहिए आईसीयू के लिए। और उसके बाद 14 है, वो कहता है कि 1 नर्स इज ऑन ड्यूटी अराउंड द क्लॉक फॉर एवरी 5 बेड्स, और हर 5 बेड्स के लिए एक नर्स होनी चाहिए। कहने का मतलब कि हर डॉक्टर पे 4 नर्स हो गई, रादर डॉक्टर 20 बेड्स पे एक डॉक्टर है और 5 बेड्स पे एक नर्स है, और रिफ्रैक्शन देयर ऑफ। इन हॉस्पिटल्स प्रोवाइडिंग इंटेंसिव केयर यूनिट फैसिलिटीज, ऐसे हॉस्पिटल्स में जो कि आईसीयू फैसिलिटीज दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं आईसीयू वाली, देयर आर एटलीस्ट 4 नर्सेज प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली फॉर एवरी 4 बेड्स, और हर 4 बेड के लिए वहां पर अलग से 4 नर्सेज होनी चाहिए आईसीयू के लिए भी, और फ्रैक्शन देयर ऑफ फॉर सच इंटेंसिव केयर यूनिट।
तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि एक हॉस्पिटल है जिसमें आईसीयू भी है और बाकी बेड्स भी हैं, आपको कहा जा सकता है उसमें कैलकुलेट करिए कि कितने नर्सेज और डॉक्टर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद द हॉस्पिटल मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ ऑफ एवरी पेशेंट। हॉस्पिटल हर पेशेंट के हेल्थ का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सेक्स, एज, डेट ऑफ एडमिशन, और जिसमें ऐसी सूचना होगी पेशेंट के नाम की, पेशेंट के एड्रेस की, पेशेंट की ऑक्यूपेशन क्या है, सेक्स, एज, डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन कब हुआ था, कौन सी तारीख को, डिस्चार्ज कब हुआ, पेशेंट बाहर कब हुआ हॉस्पिटल से, उसका डिजीज़ क्या थी, क्या डायग्नोसिस हुआ, यानी पता क्या लगाया गया डिजीज़ के बारे में, और क्या ट्रीटमेंट शुरू की गई, इसके बारे में हॉस्पिटल एक रिकॉर्ड अपना रखेगा। ये सब ज़रूरतें हैं जिनको मद्देनज़र रख के ही चीफ कमिश्नर जो नॉन इंडियन सिस्टम्स हैं मेडिसिन के और जो होम्योपैथिक सिस्टम्स हैं उनके लिए, जो नॉन इंडियन या नॉन होम्योपैथिक सिस्टम्स हैं उनके लिए जो अप्रूवल देना होता है उनका ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 1A में कहा गया है कि अगर हॉस्पिटल ऐसा हो जो कि इंडियन सिस्टम, इंडियन पद्धति में के हिसाब से इलाज कर रहा है तो उसको अप्रूवल दे दें टाइम इन ग्रांटिंग द अप्रूवल, या उनको अप्रूवल देने में जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हिसाब से इलाज कर रहे हैं, उन्हीं धाराओं के तहत द चीफ कमिश्नर शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ, चीफ कमिश्नर अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि वो जो हॉस्पिटल है वो एक ओएम है, ऑफिस मेमोरेंडम, जिसकी तारीख है 6 जून 2002। इस 6 जून 2002 के जो ओएम है, ऑफिस मेमोरेंडम, जो कि मेमोरेंडम का मतलब होता है कम्युनिकेशन एक तरह का, by the Department of Indian Systems of Medicine and Homeopathy in the Ministry of Health and Family Welfare for approval of private hospitals for Indian System of Medicine and Homeopathic treatment to CGHS beneficiaries and central government employees। ये जो OM है जो इस बारे में है कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से CGHS के बेनिफिशियरीज को और CG एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को किस प्रकार से कौन सी कंडीशंस हॉस्पिटल को फुलफिल करनी चाहिए, तो वही कंडीशंस यहाँ पर भी इंपोर्ट की जा रही हैं इस सर्कुलर के तहत। और उसके बाद ये कहा गया कि फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 ऑफ द प्रोवाइजर टू क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 17, जहाँ पे कहा गया है कि प्रेस्क्राइब डिजीज होंगी और केवल प्रेस्क्राइब डिजीज और एलिमेंट्स के लिए जो खर्चा किया जाता है वही खर्चा आपके परक्विजिट में नहीं जुड़ेगा। तो ये कौन कौन सी प्रेस्क्राइब डिजीज है जिनके ऊपर किया गया खर्चा परक्विजिट में नहीं जुड़ेगा, उनका यहाँ पे रूल में स्पेसिफाई की गई है प्रेस्क्राइब डिजीज या प्रेस्क्राइब एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहला है कैंसर, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा है एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फिर है डिजीज और एलिमेंट ऑफ द हार्ट, कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड का, लिम्फ ग्लैंड्स, बोन मैरो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, liver, gallbladder, digestive system, endocrine glands or the skin requiring the surgical operation। ऐसी डिजीज कोई भी हो जो कि वर्चुअली काफ़ी बॉडी के सिस्टम्स इसमें कवर्ड है ऑलमोस्ट सभी, लेकिन सर्जिकल ऑपरेशन की जिसको ज़रूरत होती है, सर्जिकल ऑपरेशन से जो ठीक किए जाते हैं ऐसी बीमारियां, एलिमेंट और डिजीज ऑफ द आई, ईयर, नोज और थ्रोट, ENT इसको कहा जाता है, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन, उसमें भी सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत होनी चाहिए। फ्रैक्चर इन एनी पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, और जहाँ तक स्केलेटल सिस्टम है यानी बोन का जो सिस्टम है उसमें या तो फ्रैक्चर हो गया हो या फिर डिसलोकेशन हो गया हो, हट जाना वर्टिब्री का, और जिसको सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिर ऑर्थोपीडिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऑर्थोपीडिक ट्रीटमेंट में जो हड्डियों का तो ट्रीट करने वाले जो ट्रीटमेंट होती है। गायनिकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक एलिमेंट और डिजीज रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन,
उसके बाद ऐसा गायनेकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिक एलिमेंट या डिजीज जिसको सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऐसे ही सिजेरियन ऑपरेशन जहाँ पे होता है, या लैप्रोस्कोपिक इंटरवेंशन। लैप्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो कि एक नली होती है जो कि बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है, और उससे देखा जा सकता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या क्रियाकलाप हो रहा है, और देख के सर्जरी भी की जा सकती है। नाउ एलिमेंट और डिजीज ऑफ द ऑर्गन्स मेंशन्ड एट डी, डी में जो डिजीज मेंशन्ड है जिसका रिक्वायरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस डेज। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ है कि ये जो डिजीज है जो डी में मेंशन्ड है सारी, यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम नहीं है और आई ईयर नोज थ्रोट भी नहीं, जिसको जरूरत है मेडिकल ट्रीटमेंट की 3 लगातार दिन तक हॉस्पिटल के अंदर, यानी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा और 3 लगातार दिन तक वो ट्रीट होगा, तब ऐसे केस में जो खर्चा होगा वो नहीं जुड़ेगा परक्विजिट्स में, और इसमें गायनेकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी शामिल नहीं, तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया ही गया है। लेकिन बिना सर्जरी के भी अगर ट्रीटमेंट होता है इन सब चीज़ों का, अगर गायनेकोलॉजिकल चीज़ का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के होता है तो उसके लिए ये प्रावधान एच नहीं है, उसके लिए प्रावधान आई है। गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक एलिमेंट और डिजीज रिक्वायरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस डेज, गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भी 3 दिन का बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके बाद बर्न इंजरीज, जो जलने की इंजरीज होती है, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है 3 लगातार दिन तक हॉस्पिटल में। उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर 2 तरह के हो सकते हैं, न्यूरोटिक हो सकता है, साइकोटिक हो सकता है। जिसका साइकोलॉजी पे असर होता है वो साइकोटिक, और न्यूरोटिक जिसका केवल ब्रेन पे असर है या नर्वस सिस्टम पे असर है, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है 3 कंटिन्यूअस दिन तक। तो 3 कंटिन्यूअस दिन का जो प्रावधान है वो कई चीज़ों के लिए है, लेकिन 3 कंटिन्यूअस दिन होने चाहिए। उसके बाद ड्रग एडिक्शन का जहाँ तक सवाल है कि आदमी कोई ड्रग लेता है, उसका एडिक्शन हो गया है, वहाँ पर कम से कम 7 दिन तक मेडिकल ट्रीटमेंट अगर होता है हॉस्पिटल में, तब जाके उसका परक्विजिट से वो बाहर होगा। उसके बाद एनाफाइलैक्टिक शॉक्स इंक्लूडिंग इंसुलिन शॉक्स। एनाफाइलैक्टिक शॉक्स यानी जो एकदम से अचानक बॉडी को शॉक्स लगते हैं और जिससे बॉडी एकदम से रिकवर करने में मुश्किल होती है बॉडी को, अचानक जैसे कोई दौरा पड़ गया या कोई अचानक इफेक्ट हो गया बॉडी पे। इंसुलिन शॉक भी इसमें इंक्लूडेड है। इंसुलिन शॉक का मतलब ये कि किसी का शुगर, ब्लड में जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाने से पेशेंट इंसुलिन शॉक में भी जा सकता है और उसमें डेथ भी हो जाती है कई पेशेंट्स की। बहुत से ऐसे ड्रग रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें कोई दवाई खा ली, उससे रिएक्शन हो गया एकदम से, और दूसरे एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस यानी एलर्जी के रूप में जो चीज़ सामने नजर आती है, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है इन हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस डेज, कम से कम 3 लगातार दिन तक। नाउ फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रूल, इस रूल के पर्पस से क्वालिफाइड डॉक्टर मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स अ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिफाइड डॉक्टर का मीनिंग ये है कि डिग्री मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और इट इज रजिस्टर्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ एनी स्टेट। दूसरा, नर्स का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो कि एक सर्टिफिकेट होल्ड कर रहा है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल और वो रजिस्टर्ड है अंडर द लॉ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेस। सर्जिकल ऑपरेशन का मतलब है मॉडर्न मेथड से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, पुराने मेथड का सर्जिकल ऑपरेशन नहीं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी एक मॉडर्न मेथड है, डायलिसिस मॉडर्न मेथड है, लिथोट्रिप्सी है, लेजर है, क्रायो सर्जरी है। ये जो मॉडर्न मेथोडोलॉजीज आई हैं, तो मॉडर्न मेथोडोलॉजी से जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे हार्ट का ऑपरेशन भी मॉडर्न मेथोडोलॉजी से किया जाता है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो ये हुआ रूल 3A
और इससे ये क्लियर हो जाता है कि रूल 3A में क्या क्या रिक्वायरमेंट है ऐसे हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम एक और प्रोविजन पे आते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, और ये सेक्शन 10 का सब सेक्शन 13A है। तो भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जो सैलरी इनकम जो पाते हैं लोग, उनके लिए रेलिवेंट है ये, इसलिए इसको रेफर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 10(13)A, सेक्शन 10 का सबसेक्शन 13A, ये सबसेक्शन ये बता रहा है कि कोई ऐसी इनकम है जिसको कि टोटल इनकम में शामिल नहीं करना है। तो ये कौन सी जिसको टोटल इनकम में शामिल नहीं करना है 10(13)A में? सबसे पहले एनी स्पेशल अलाउंस, कोई भी स्पेशल अलाउंस विच इज स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एन एसएससी, जो कि एक स्पेसिफिकली किसी एसएससी को ग्रांट किया जाता है बाय हिज एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, टू मीट द एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड, ऐसे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो उसने एक्चुअली इनकर किया है ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। एक्चुअली वो इनकर कर रहा है एक्सपेंडिचर, कौन इनकर कर रहा है? एम्प्लॉय इनकर कर रहा है, और ये जो ग्रांट दिया जा रहा है ये उस एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए दिया जा रहा है, रेंट के पेमेंट के लिए। और इस रेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, आप लीज रेंट नाम दे दीजिए, किराया बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। और ये रेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, रिहायशी अकोमोडेशन के लिए, विच इज ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी। एसएससी उसको के ऑक्यूपेशन में होनी चाहिए वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। और ऑक्यूपेशन का मतलब ये नहीं कि वो कितने घंटे उसमें रह रहा है या उस तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बेसिकली क्या है कि पोजेशन उसको मिलना होना चाहिए लैंडलॉर्ड से, और उसके इस्तेमाल में होनी चाहिए वो अकोमोडेशन फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस टू सच एक्सटेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और इस हद तक ये अलाउंस टोटल इनकम से बाहर होगा जो प्रेस्क्राइब्ड एक्सटेंट तक। और प्रेस्क्रिप्शन जो होगा, प्रेस्क्राइब एक्सटेंट मतलब जो रूल में प्रेस्क्राइब होगा, हैविंग रिगार्ड टू द एरिया और प्लेस इन विच सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड, ऐसे एरिया या ऐसे प्लेस जहां पर वो अकोमोडेशन सिचुएटेड है वो रूल बनाया जाएगा। एंड अदर कंसिडरेशन, और दूसरे जो सुसंगत बातें होंगी उनको भी मद्देनजर रख के वो रूल बनाया जाएगा कि किस हद तक का जो किराया है वो टोटल इनकम से बाहर होना चाहिए। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है जो कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, यानी संदेहों को रिमूव करने के लिए, इट इज hereby declared that nothing contained in this clause shall apply in a case where the residential accommodation occupied by the SSC is owned by him. अगर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जो एसएससी ऑक्यूपाई कर रहा है उसका ओनर भी वो खुद ही है, तो उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करता। यानी अगर कोई खुद के मकान पे रह रहा है तो उसके द्वारा प्राप्त जो भी अलाउंस होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, वो टैक्सेबल हो जाएगा। और द एसएससी हैज नॉट एक्चुअली इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, या एसएससी ने रेंट पर जो रेंट के पेमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर किया था उसने किया ही नहीं है एक्चुअली इनकर एक्सपेंडिचर नहीं, या तो वो फ्री में किसी मकान में रह रहा है या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर वो रेंट का नहीं कर रहा है। और जब तक वो रेंट का एक्सपेंडिचर नहीं करेगा तब तक ये जो अलाउंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा बाय वट एवर नेम कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम। जो भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उस जहाँ पे वो रह रहा है, जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसका रेंट वो अगर एक्चुअली पे कर रहा है, तो यदि वो उसका रेंट पे कर रहा है तो फिर ये अलाउंस उसको मिलेगा, और अदरवाइज उसको ये अलाउंस नहीं मिलेगा। अब जहाँ पर ये प्रिस्क्राइब रूल की बात आ रही है, तो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड ये प्रिस्क्राइब रूल क्या है। So what we will do now is that we'll just go to the relevant law and we'll just see
कि हम कैसे इसको देख सकते हैं कि प्रिस्क्राइब रूल इस संबंध में क्या है. सो विल गो टू इनकम टैक्स india.gov.in. Hope that page is being displayed before you. उसके बाद हम जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट पर. टैक्स एक्ट पे जा रहे हैं. थोड़ा सा वो वेबसाइट दिख रहा होगा इस वक्त, वहाँ से हम लोग पूरा आबादी हो गई हैं. और उसका जो सेक्शन 10 है, और सेक्शन 10 में जा रहे हैं. सेक्शन 10 में जाके सेक्शन 10 में जाके हम देखते हैं पूरे सेक्शन को कि वेयर इज 1013A. तो 1013A में जाके इसको देखते हैं. तो हमारे सेक्शन 1013A, मैं इसलिए भी बीच में दिखाता हूँ कि आप लोगों को ये इनकम टैक्स एक्ट को देखने की आदत होनी चाहिए. आपका मूलभूत एक्ट है, जो आपका ब्रेड एंड बटर एक्ट है, which must be available to you for reading, and you should be able to read it. Now ये है सेक्शन 13A. अब देखते हैं इसके संबंध में कौन सा रूल प्रिस्क्राइब्ड है. शो रिलेटेड रूल्स. So let's see कि whether to be a not to be a. One sec. Let's go back from here. Let's go to that particular. Just coming to that. क्या थे इन्होंने अपलोड नहीं किया वेबसाइट पे, बट आई शो यू फ्रॉम हियर विच इज व्हाट इज दैट रूल. तो जो टैक्सेशन के लिए ऑफर किया जाएगा HRA, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, दैट विल बी द लोवेस्ट ऑफ दीज थ्री. एक तो जो एक्चुअल रेंट जो पे किया जा रहा है, द एक्चुअल रेंट which is less than 10% of the basic salary, and if you are staying in a metro, then 50% of the basic salary, and 40% if you are living in a non-metro city.
and the actual amount received as HRA from the employer. इन तीन राशियों में जो सबसे कम राशि होती है, that will be exempt from taxation. The actual rent less than 10% of basic salary, or in case you are staying in a metro, 50% of basic salary, and non-metro के लिए 40%, and the actual amount which is given to you as HRA. इसमें जो सबसे कम राशि होती है, that will be exempt. Okay. Now we go to section 10.14. Section 10 subsection 14 says कि एक और अलाउंस है जो कि exempt है from the total income. Any such special allowance or benefit which is not in the nature of a perquisite within the meaning of 17(2). कोई भी ऐसा स्पेशल अलाउंस या स्पेशल बेनिफिट जो कि 17 परक्विजिट की परिभाषा में नहीं आता है और वो स्पेसिफिकली ग्रांट किया जा रहा है टू मीट द एक्सपेंसेस होली नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली, पूर्णतया और जरूरी रूप से और केवल एकमात्र ड्यूटीज के परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा है। ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट जो भी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट या ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, जिसके लिए भी दिया जा रहा है, लेकिन वो परक्विजिट में नहीं आना चाहिए जो 17(2) में परिभाषित है। और अगर ऐसा अलाउंस दिया जाता है जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड है, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो उसके लिए भी देयर इज अ रूल टू द एक्सटेंट टू विच सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड फॉर दैट पर्पस। उस हद तक, जिस हद तक वो एक्सपेंसेस उस पर्पस के लिए इनकर किए गए हैं, अगर एक्सपेंस नहीं इनकर किया गया देन इट विल बिकम टैक्सेबल। तो ये जो अलाउंस दिया जा रहा है ये ऑफिशियल ड्यूटीज को करने के लिए दिया जा रहा है केवल मात्र। और एनी सच अलाउंस ग्रांटेड टू द एसएससी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, ये 2 में आए 14(1), 14(2). 14(2), 14(1) में ऑफिस की ड्यूटीज के लिए दिया जा रहा है अलाउंस जो 17(2) में कवर नहीं होता, और केवल प्रेस्क्राइब्ड अलाउंस उसमें आएंगे, ये नहीं कि कोई भी अलाउंस हो। और 10.14(2) में कहा गया कि एनी सच अलाउंस इज ग्रांटेड टू द एसएससी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस at the place where the duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by him। कोई भी ऐसा अलाउंस जो कि एसएससी को ग्रांट किया जाता है या तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उस जगह में जहां पर उसके जो ऑफिस की ड्यूटीज हैं या जो एम्प्लॉयमेंट की ड्यूटीज हैं, जहां पर भी वो ऑर्डिनरली परफॉर्म करता है ड्यूटीज को, या जहां पर वो ऑर्डिनरली रहता है, चाहे मतलब ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, अगर ऐसा अलाउंस उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दिया जा रहा है, और टू कॉम्पनसेट हिम फॉर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, या बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग को कॉम्पनसेट करने के लिए दिया जाता है एज में बी प्रेस्क्राइब। ये बात याद रखनी है हमको, 10.14(1) और 10.14(2) में केवल प्रेस्क्राइब्ड अलाउंसेज हैं, इट इज नॉट ए जनरल डेफिनेशन। Provided that nothing in subclause 2 shall apply to any allowance in the nature of personal allowance granted to the assessor to remunerate or compensate him for performing duties of a special nature relating to his office or employment, unless such allowance is related to the place of his posting or residence। अगर किसी ऐसा एसएससी है जो कि ना अपने ऑफिस में रह रहा है और ना उसके रेसिडेंस पे जहां वो उसका रेसिडेंस है, और उसको अलाउंस किसी तीसरी जगह के लिए दिया जा रहा है ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, to remunerate or compensate him for performing duties of a special nature। अगर स्पेशल नेचर की ड्यूटी को ना तो रेसिडेंस पे कर रहा है ना ऑफिस पे कर रहा है, कहीं और कर रहा है, इस तरह का अलाउंस इस सब सेक्शन में नहीं आएगा।
ऑब्वियसली क्योंकि वो जो कंपनी है जिसके लिए वो काम कर रहा है, जो उसका एम्प्लॉयर है, ही शुड बी बेयरिंग दैट एक्सपेंडिचर। और इसके बाद ये कहा गया है कि इससे संबंधित रूल 2B भी है, इससे संबंधित है रूल 2B भी। और 2B रूल ये प्रेस्क्राइब करता है वो कौन से अलाउंसेस होंगे जो 10-14-1 में या 10 टोटल इनकम से किस हद तक वो बाहर रहेंगे या बाहर रहेंगे, जो प्रोवाइडेड उस पर खर्चा किया गया हो, टू द एक्सटेंट टू विच सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड। 14(1) में ये बात खास तौर पे कही गई है कि वो इनकर होने चाहिए एक्सपेंडिचर। तो ये देखते हैं कि 2BB के तहत ये किस तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि इसमें अलाउ किए जा रहे हैं टोटल इनकम से बाहर निकालने के लिए। सबसे पहला है एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर। अगर एम्प्लॉय टूर पे जा रहा है, यानी ऑफिशियल टूर पे जा रहा है ऑब्वियसली, और या फिर वो ट्रांसफर पर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी अलाउंस ग्रांट किया जा रहा है उसको फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड टूर, फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टूर पे या ट्रांसफर के लिए, ट्रैवल का कॉस्ट होना चाहिए टूर पे ट्रांसफर के लिए, दैट कॉस्ट, वो कॉस्ट डेफिनेटली पर्सनल नेचर का भी हो सकता है। और अगर हम 14(1) को ध्यानपूर्वक देखें, हालांकि वो दिया जा रहा है उसको ऑफिशियल ड्यूटीज के परफॉर्मेंस को, ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के कनेक्शन में दिया जा रहा है, लेकिन जो भी खर्चा दिया जा रहा है दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टोटल ऑफ द एम्प्लॉय, बिकॉज वो ऑफिस के अपने काम से जा रहा है। Any allowance whether granted on tour or for the period of journey in connection with transfer, कोई भी अलाउंस जो कि टूर के लिए ग्रांट किया जाता है या उस जर्नी के पीरियड के लिए ग्रांट किया जाता है ट्रांसफर के कनेक्शन में, टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस, जो सामान्यतः जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो मीट करने के लिए जो वो इनकर कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज ड्यूटी, वो अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी में नहीं है और इस वजह से वो खर्चे बेयर करने पड़ रहे हैं उसको। जब भी वो टूर पे जाता है या ट्रांसफर के जर्नी अंडरटेक कर रहा है, तो वो जर्नी के दौरान जो भी डेली चार्जेस हैं, सामान्य डेली चार्जेस, जो उसको एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी होने की वजह से इनकर करने पड़े, इनकर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ द एब्सेंस। अगर वो ड्यूटी पे होता तो वो खर्चे उसको नहीं करने पड़ते, इसमें ये सोचने की बात है। तो ये कोई भी इस टाइप का खर्चा जो इसलिए करना पड़ रहा है कि वो ड्यूटी पे नहीं है तो उसको वो खर्चा करना पड़ रहा है, जैसे रास्ते में ट्रैवल के दौरान भी इसको जो फूड वगैरह का भी खर्चा होगा, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड हियर। एंड देन any allowance which is granted to meet the expenditure income on conveyance in performance of duties जो कन्वेंस पे खर्चा किया जाता है इसके परफॉर्मेंस में ऑफ एन ऑफिस और या एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, कोई भी अलाउंस जो इसलिए दिया जा रहा है कि दैट पर्सन इज मीटिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कन्वेंस, provided that free conveyance is not provided by the employer, करते एम्प्लॉयर के द्वारा फ्री कन्वेंस नहीं दिया जा रहा। अगर फ्री कन्वेंस दिया जाएगा तो कोई खर्चा होगा ही नहीं। उसके बाद एनी अलाउंस विच इज ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए हेल्पर where such helper is engaged for the performance of the duties of an office or employment of profit,
अगर कोई हेल्पर एंगेज किया गया है ऑफिस की ड्यूटीज़ के लिए, तो जो भी खर्चा उस हेल्पर पे किया जा रहा है वो भी टोटल इनकम में नहीं जुड़ेगा एम्प्लॉय के। एनी अलाउंस विच इज ग्रांटेड फॉर एनकरेजिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग परस्यूट्स, कोई भी अलाउंस इसलिए दिया जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, शोध कार्य और प्रशिक्षण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, जैसे ट्रेनिंग अलाउंस दिया जाता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, तो कोई भी ऐसा अलाउंस टू द एक्सटेंट इट इज एक्चुअली इनकर्ड, जो भी अलाउंस उन एक्टिविटीज को एनकरेज करने के लिए दिया जाता है, जैसे एकेडमिक एक्टिविटी। अब एकेडमिक एक्टिविटी यानी जो पढ़ाई लिखाई वाली एक्टिविटी होती है, तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोई व्यक्ति कोई घर किताब भी खरीद सकता है, पढ़ाने के योग्य, पढ़ाने के काम में आएगी। रिसर्च में भी बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग देने के लिए कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह पे भी खर्चे हो सकते हैं, कुछ हॉस्पिटैलिटी खर्चे हो सकते हैं जो ट्रेनिंग से संबंधित हो, और भी खर्चे हो सकते हैं। टू द एक्सटेंट अगर वो खर्चे किए गए हैं ट्रेनिंग के परस्यूट्स में, तो वो टोटल इनकम में नहीं जुड़ेगा। एनी अलाउंस विच इज ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के परचेज या यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस पे, जो पहनने वाली यूनिफॉर्म है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो भी इस तरह के खर्चे किए जा रहे हैं उनके लिए जो अलाउंस दिया जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंस जिसको कहते हैं। एंड फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए, क्लॉज ए का मतलब है ये एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए, अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर पर जो कॉस्ट है उसमें जो अलाउंस है उसमें शामिल होंगे एनी सम पेड इन कनेक्शन विद पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, भी सामान की पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का भी जो भी खर्चा है वो भी इसमें शामिल है। यानी कि जो खर्चा जिस हद तक वो कर दिया जाता है खर्चा, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। नाउ वी कम टू 10.14.2 में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहा गया, कोई भी ऐसे अलाउंस जो कि एसएससी को इसलिए ग्रांट किए जाते हैं, या तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ऐसी जगह पे जहां उसका ऑफिस की ड्यूटीज परफॉर्म हो रही है, या ऐसी जगह पे जहां वो सामान्यता रहता है, या फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया है। तो 3 चीजें हैं जिसके लिए ये प्रिस्क्रिप्शन होगा। एक तो जहां वो रह रहा है वहां के लिए पर्सनल खर्चे, जहां वो ड्यूटीज कर रहा है वहां के पर्सनल खर्चे, और अगर जहां महंगाई ज्यादा है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई अलाउंस दिया जा रहा है उसको, तो ये सारे प्रेस्क्राइब्ड अलाउंस भी होंगे, प्रेस्क्राइब्ड अलाउंसेज होंगे। और ये प्रेस्क्राइब्ड अलाउंसेज कौन से हो सकते हैं? जनरली ये ऐसे अलाउंसेज हैं जो कि व्यक्ति ऐसी जगह में काम कर रहा है जो कि बड़े कठिन जगह हैं, जहाँ रहना मुश्किल होता है, जैसे एनी स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल हिली अलाउंस, हिली एरिया अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, अनकंजीनियल क्लाइमेट, जहाँ पे मौसम अनकंजीनियल है, उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है अपने लिए, आरामदेह मौसम नहीं है, स्नो बाउंड एरिया, एवलॉन्च यानी जहाँ जलजला होता है, गिर जाता है कभी कभी, वहाँ पे 800 रुपये पर मंथ तक का जो अलाउंस है वो एग्जम्प्ट है। और ये एरिया भी डिफाइन किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं सारे बहुत ही हिली एरियाज हैं जिनको कि दिया जा रहा है। और उसके बाद कोई भी दूसरा कॉम्पनसेटरी अलाउंस, जैसे बॉर्डर एरिया अलाउंस या रिमोट लोकेलिटी, दूर दराज के लोकेलिटीज हैं, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस या डिस्टर्ब्ड एरिया जहाँ लड़ाई वड़ाई चलती रहती है,
वहाँ पे 1300 रुपये पर मंथ का प्रावधान है। और एक यहाँ पे ये भी है कि देखिए, जो साइचन एरिया है, साइचन एरिया में काम करने के लिए 7,000 पर मंथ बहुत हाई अमाउंट है। मतलब हाई भी नहीं कहेंगे, उपयुक्त अमाउंट है। लेकिन साइचन में चूंकि काम ही करना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पे रहना ही मुश्किल है, तो काम करना तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे सोल्जर्स जाते हैं वो हमारे लिए लड़ते हैं वहाँ पर जाके एनिमी के साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस फॉर देम, 7,000 पर मंथ। एंड ऑल द दूसरे जो लोकेटेड हैं, जो 1,000 मीटर से ऊपर हाइट पे हैं, तो जैसे हाइट बढ़ती है सी लेवल के ऊपर तो उससे ठंड बढ़ती जाती है। तो जो 1,000 मीटर से ऊपर है वहाँ पर 300 रुपये पर मंथ का जो अलाउंस है वो भी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी, डिस्टर्ब्ड एरिया, ये सब 1,300 पर मंथ तक। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, दूर दराज के आइलैंड्स हैं, काला पानी पहले तो बोलते तब तो खैर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वहाँ जाने का काम आसान है, तो इट इज़ नो लॉन्गर काला पानी, फिर भी बहुत दूर है, इसलिए जो भी अलाउंस है उसको, रिवर देखिए बहुत दूर दूर दराज की रिवर्स हैं जिनका नाम मेंशनड है। हिमाचल प्रदेश के एरियाज हैं जो दूर दराज के, कई बार वहाँ बस भी नहीं जाती, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है लैंड लैंड के ऊपर, हेलीकॉप्टर से जा नहीं सकते आप, इस तरह की सर्विसेज नहीं उपलब्ध हैं। और उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो, यानी समुद्री तल पे जो ये ऊपर जो इंस्टॉलेशन है, 1,100 रुपये पर मंथ के लिए है। फिर पूरे पूरे अरुणाचल प्रदेश में, पूरे नागालैंड में, इस तरह से बहुत बड़े बड़े एरियाज में डिफाइंड है, 1,050 पर मंथ का है। और थ्रू आउट एजावल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम 750 पर मंथ है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन है। जो फॉल्स हैं अब हमारे कर्नाटका में, वहाँ पे 300 पर मंथ का है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो ऊपर दिए गए एरियाज के अलावा 200 रुपये पर मंथ का है। असम और मेघालय में भी 200 रुपये पर मंथ का है। स्पेशल कॉम्पेंसेटरी ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, एजेंसी एरियाज हैं, उनमें 200 रुपये पर मंथ है। उसके बाद कोई अलाउंस जो कि एम्प्लॉय को दिया जा रहा है जो कि किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे वो लैंड बेस्ड हो, चाहे एयर बेस्ड हो, चाहे वाटर, और अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए दिया जा रहा है ड्यूरिंग दिस ड्यूटी परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बशर्ते कि ऐसा एम्प्लॉय जो है वो डेली अलाउंस ना पा रहा हो। अगर डेली अलाउंस पा रहा होगा तब तो इस तरह का कोई भी उसको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसको कोई भी अलाउंस दिया जाता है तो अपने पर्सनल खर्चों के लिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए बस का ड्राइवर है, तो बस या ट्रक का ड्राइवर है, इधर उधर ले जा रहा है ट्रक को, तो उसको अपने पर्सनल खर्चे करने पड़ते हैं, तो जबकि वो ड्यूटी में होता है, ड्यूटी भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, पर्सनल खर्चे कर रहा है, ड्यूटी भी उसकी पूरे पूरे दिन चल रही है, तो ऐसे में उसको कॉम्पनसेट करने का अलाउंस दिया जाता है। तो उसका 70% जो है 10,000 रुपये तक जो है टैक्सेशन से एग्जम्प्ट होगा, टोटल इनकम में नहीं जुड़ेगा, अगर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है और उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कोई अलाउंस उसको दिया जा रहा है जब वो ऐसी ड्यूटी परफॉर्म करता है जो कि ऐसे ट्रांसपोर्ट को चलाने वाली ड्यूटी है, इन द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है जो कि 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों तक के लिए एग्जाम्प्ट है। एनी अलाउंस एग्जाम्प्ट कैसे है, मतलब ये परक्विजिट, ये टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑन हिज चाइल्ड, बच्चों के हॉस्टल एक्सपेंडिचर का 300 रुपये तक का यहाँ पे 2 बच्चों तक के लिए छूट है। उसके बाद कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, ऐसे फील्ड एरिया जहाँ जिनको कि दूर दराज में है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे 2,600 रुपये पर मंथ का है। अगर मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पे कोई, उत्तर प्रदेश के भी कुछ एरियाज हैं, गोविंद घाट, तपोवन वगैरह वगैरह, जम्मू कश्मीर के हैं,
फिर कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है 1,000 रुपये पर मंथ तक। कुछ राजस्थान और पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, हरियाणा के भी हैं, मिजोरम, सिक्किम वगैरह के, उत्तर प्रदेश के भी हैं, जम्मू कश्मीर के भी हैं। उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी, जहाँ पे इंसर्जेंसी होती रहती है, यानी कि जो कुछ ना कुछ बगावतें होती रहती हैं और वायलेंस होता रहता है पब्लिक में, तो उसको काउंटर करने के लिए जैसे टेररिस्ट ऑपरेशन वगैरह, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं। इंसर्जेंट वो होते हैं जो दूसरे देश से हमारे देश में घुसे आए, घुसपैठिए, उनको काउंटर करने के लिए। एनी स्पेशल अलाउंस विच इज नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ग्रांटेड टू द आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को दिया जाता है घुसपैठियों से लड़ने के लिए, 3,900 रुपये पर मंथ। और मतलब अपने परमानेंट लोकेशन से उनको वहाँ भेजा जा रहा है घुसपैठियों से लड़ने के लिए, जितने टाइम वहाँ जा रहे हैं, जब उनकी पोस्टिंग वहाँ हो जाती है एरियाज अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशन, तो वो उनको जो भी अलाउंस मिलता है दैट इज एग्जाम। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉई हु इज ब्लाइंड, जो ब्लाइंड एम्प्लॉई है, या डेफ है, या डम्ब है, या जो ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्ड है, हड्डियों का जिसपे हड्डियों में कुछ असर है, और उसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की डिसेबिलिटी भी अगर है, जिसको चल फिर नहीं सकता, एक्सट्रीमिटी जहाँ पे जो एजेस हैं पैरों, हाथ पैरों की, डिसेबिलिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, वीट इज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग। तो ऐसा खर्चा जो कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करेगा, इन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी, वहाँ पर 3,200 पर मंथ तक का अलाउंस है। उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस है विच इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अनकंजीनियल अननेचुरल क्लाइमेट, माइंस में जो काम कर रहा है उसके लिए 800 रुपये पर मंथ का है अंडरग्राउंड अलाउंस। देन एनी स्पेशल अलाउंस विच इज नेचर ऑफ हाई अल्टीट्यूड अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज। हाई अल्टीट्यूड अलाउंस जब आर्म फोर्सेज के मेंबर को दिया जाता है, वो भी अगर 9,000 से 15,000 फीट तक कार्य करने के लिए है तो 1,060 तक का एग्जम्पशन है। उसके बाद 15,000 फीट से ऊपर है अगर तो 1,600 पर मंथ का एग्जम्पशन है। उसके बाद कोई भी ऐसा अलाउंस जो कि मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स को दिया जाता है जो हाईली एक्टिव फील्ड एरिया है, जहाँ पे लड़ाई वगैरह चलती रहती है, तो वहाँ पे 4,200 पर मंथ का हो जाएगा। और एनी स्पेशल अलाउंस विच इज ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज नेचर ऑफ आइलैंड ड्यूटी, वो आइलैंड की ड्यूटी पे हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड पे पोस्ट किया हुआ, तो 3,200 पर मंथ तक का इसमें छूट है। तो फिर प्रोवाइजो में कहा गया है कि जो एसएससी 7 और 8 में एग्जामेशन क्लेम कर रहा है वो 2 में नहीं करेगा, तो चूंकि वो एक ही तरह के नेचर के एग्जामेशन है, जो व्यक्ति 9 में कर रहा है वो भी 2 में नहीं करेगा, क्योंकि कई बार वो एक जैसे डिस्टर्ब एरिया है, अगर एक में उसको मिल रहा है तो दूसरी जगह वो क्लेम नहीं करेगा, उनमें से एक जगह का वो क्लेम ले सकता है। So with that we come to the end of income from salary, and we will be having other chapters before us now, and we come to the end of